नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का रीडिंग क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम कक्षा 8 का एक नया चैप्टर किशोर अवस्था या टीनएजर्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि टीनएजर्स क्या होती है, कब से शुरू होती है, कौन-कौन से बदलाव होते हैं और वो किस तरह से संघर्ष करते हैं। इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो किशोर अवस्था या टीनएजर्स किस एज को कहा जाता है? जो टीनएजर्स हैं जिसमें बच्चा ना तो बड़ा ही हो पाता है, ना ही छोटा रहता है, तो उसको कहते हैं टीनेजर्स। वह सोचता बड़ों की तरह है, लेकिन उसका बिहेव जो होता है, जो दिखता है, वो छोटे बच्चे की तरह ही होता है। तो यह 12 वर्ष ये 11 के लास्ट से भी शुरू होता है। 12 से 18 वर्ष हम मानते हैं कि टीनेजर्स हैं, जिसमें वह अपने आप को एक तनाव तूफान में जकड़े रखता है। मतलब वह ग्रुप में रहना पसंद कर देता है, माँ-बाप की बातें उसे अच्छी नहीं लगती हैं, उसे ग्रुपिंग पसंद आती है, दोस्तों में रहना पसंद है उसे। और वह क्या है, वह इस तरह का बिहेव करता है, वह अब न तो बच्चा रह पाता है, ना ही बड़ा हुआ होता है इस काल में, इस टीनेजर्स में। तो यह एक कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों के जो जीवन का जो काल है, वह संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है। प्रारंभ में उन्हें बहुत कठिनाई होती है जीवन को सँभालने के लिए। तो ये जो किशोरावस्था है, ये एक तूफ़ान और तनाव की अवस्था है। इसमें बच्चों को समझाना चाहिए कि किस तरह की एज है, इसमें कौन-कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन किसका संकेत देते हैं हमें? किशोरावस्था का। इसमें लड़के और लड़कियों दोनों का जो शरीर है, उसमें क्या आता है? बदलाव आता है। जो वॉइस होती हैं, वह भी चेंजेस हो जाती है। उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो भी परिपक्व होने लगते हैं। देखिए, इसमें कौन-कौन से परिवर्तन होंगे? तो पहला परिवर्तन वो बताएँ लंबाई का। लंबाई का परिवर्तन बच्चियों में और बच्चों में मतलब लड़के और लड़कियों में किस तरह का होगा? देखिए, जब लंबाई की बात होती है, तो कहते हैं कि लड़कियों की लंबाई 28 वर्ष से पहले-पहले बढ़ जाती है, फिर बहुत मुश्किल बढ़ जाती है। इसका एक रीज़न है कि उन्हें पीरियड्स होते हैं, उन्हें वो वह काल आता है उस टाइम का, तो उससे पहले उनकी लंबाई बढ़ जाती है, उससे बाद नहीं बढ़ती। और जबकि लड़कों को कहते हैं कि लड़कों की बढ़ती रहती है, 18 या 28 के बाद भी बढ़ती रहती है, लेकिन गर्ल्स की रुक जाती है। तो यह भी एक कारण हो सकता है। तो क्या होती है कि लंबाई में वृद्धि होती है, दोनों लड़के और लड़कियों में उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और उनकी जो वेट है और वो लंबाई के हिसाब से बढ़ने लग जाता है, वेट और लेंथ दोनों। शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। क्या होता है कि उनके मतलब जो टीनेजर्स में होते हैं तो उनके जो कंधे हैं बॉयज़ के वो चौड़े हो जाते हैं, सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं और लंबाई तो बढ़ती है, चौड़े हो जाते हैं, सीने उनके सुस्पष्ट दिखाई देते हैं। स्वर में परिवर्तन होता है। स्वर में परिवर्तन कैसे होता है? देखो जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब जो बाल्यावस्था होती है उसमें लड़के और लड़कियों का जो स्वर यंत्र है वो सेम होता है। मतलब ज़्यादा बेढंग नहीं होता बॉयज़ का। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा किशोरावस्था में आते हैं तो उनका जो स्वर यंत्र है वो बहुत ही अ, वैसा हो जाता है मतलब सुरीले ना होके बेसुरा एकदम कहते हैं ना जैसे चीख एकदम सुना नहीं जाता। अब उनसे कहने बॉयज़ से कि हाँ, गाओ कुछ गाना या सॉन्ग गाओ, तो नहीं सुना जाता। वो बहुत ही क्या है, बिल्कुल भी सुरीले नहीं होते, कह सकते हैं ना कि तो क्या होता है कि जो संयंत्र है उसमें अंतर दिखाई देता है किशोरावस्था में। देखिए, आप देख रहे हैं ना चित्र 10.2 में ये जो आप कंठ देख रहे हैं, ये बॉयज़ का कंठ है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है बॉयज़ में, गर्ल्स में नहीं दिखाई देता है। देखिए, नहीं दिखाई दे रहा है ना? देखिए, देखिए। गर्ल्स में नहीं दिखाई देता है और आप देख रहे हैं चित्र 10.2 में
इसमें क्या दिखा रखा है कि जो बॉयज का जो कंठ होता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ये किस ग्रंथि के द्वारा दिखाई देता है? एडम्स एप्पल एक ग्रंथि है, उसके द्वारा ये दिखाई देता है, उभरा हुआ होता है बॉयज में। ये ग्रंथि जो है, ये जो स्वयंत्र है, ये स्पष्ट रूप से उभरा हुआ होता है, जबकि गर्ल्स में ये नहीं होता। एक अंतर ये है। और क्या होती हैं? जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, तेल ग्रंथियां होती हैं, लाल ग्रंथियां होती हैं, उनसे अधिक स्राव होने लगता है इस एज में। ठीक है। और जनन अंगों का विकास होता है। जो गर्ल्स हैं हमारी, उनमें स्थिर रूप से विकास हो जाता है, अंडाणुओं का परिपक्व हो जाते हैं, उन्हें पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और जो बॉयज हैं उनमें शुक्राणु का उत्पादन हो जाता है, और जननांग मजबूत होते हैं, उनके वर्षन शिशिन इस तरह के। मानसिक बौद्धिक संवैधानिक परिपक्व प्राप्त होता है। वो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और इमोशनल रूप से क्या होते हैं? परिपक्व होते रहते हैं। जिस तरह से उनके साथ ये सब चीजें होती हैं, बिहेव में आ जाती है, तो वो क्या होते हैं? वो मानसिक रूप से और अपनी बौद्धिक रूप से और संवैधानिक रूप से मजबूत होते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि प्राकृतिक है। ठीक है। तो ये एक पार्ट है बॉडी का, और इसको ये होना ही है। ठीक है। ये एक विकास का चरण है। गौण लैंगिक लक्षण मतलब एक सिंपल लक्षण क्या होता है? देखिए, एक तरफ बॉयज हो, एक तरफ गर्ल है, तो आप आसानी से मतलब बता सकते हैं कि ये लड़की है, ये लड़का है। किस तरह से? सिंपल कि उसकी दाढ़ी मूछे हैं, उसके नहीं है, उसके लंबे लंबे बाल है, उसके छोटे हैं। ठीक है। उसकी क्या है? ग्रंथि जो ये वाली, जो बताया दिखाया था मैंने आपको, ग्रंथि, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि उसमें नहीं दिखाई देती स्वर ग्रंथि। ये मेन पार्ट होते हैं। ठीक है। एक जो हमारे उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, कुछ तो सेम होती हैं, किसमें? लड़के और लड़कियों में, लेकिन कुछ अलग अलग होती हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते किसे हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ है हमारे, यही अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जो वर्षण होता है, नर जनन अंग जो होता है, वो है कौन सा? पुरुष हार्मोन है, और इससे टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है। ये एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है? नर में। ये नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो चेहरे पर बालों का आना, इस तरह से ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही होता है। जो दाढ़ी आती है ना लड़कों में, वो इसकी वजह से आती है, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। और जो लड़कियों में, जो स्त्री में हार्मोन पाया जाता है, वो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है। जो नर में होगा वो टेस्टोस्टेरोन, और जो स्त्री में हार्मोन होगा वो एस्ट्रोजन होगा। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके कारण ही जो स्त्रियां होती हैं उनमें दुग्ध स्राव ग्रंथियां बनती हैं। ठीक है। जिससे वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसके टाइम जब बच्चे को जन्म देती है, तो वो दूध पिला सकती है अपने बच्चे को, इसी हार्मोन की वजह से। और जो ग्रंथियां हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे पुरुष ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्रंथियां, ये सब ग्रंथियां सेम है सब में, नर हो या मादा हो, स्त्री हो। जनन प्रक्रिया या प्रारंभ करने का हार्मोन की भूमिका कौन कौन सी होती है? तो जो हमारे लैंगिक हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है ना। लैंगिक हार्मोन जो शुक्राणु और अंडाणु में अलग अलग होते हैं, अभी आपको बताया भी है मैंने। नर में कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। और हमारे स्त्री हार्मोन कौन सा होगा? एस्ट्रोजन। ये हमारे नर जनन हार्मोन भी कहेंगे हम इन्हें। पुरुष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनन अंगों को टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्पादित करता है, मतलब कंट्रोल करता है पुरुष हार्मोन जो है। यौनावस्था में बहुत परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन ही होते रहते हैं। मानव में जन्म काल की अवधि, जन्म काल जो शुरू होता है वो कब से होता है, कब तक चलता है? मतलब ये कि जो जनन है, जो बच्चों को पैदा कर सकते हैं, वो कब से शुरू होता है, कब तक चलता है ये पीरियड, वही पूछ रहे हैं। तो स्त्रियों में जनन अंग कब प्रारंभ होता है? 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है।
और यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु में चलता रहता है। ठीक है ना, क्योंकि इस क्या होते हैं, अंडाशय और अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं। लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल पर इसके एक अंडाशय द्वारा निमोचन होता है और इसी अवधि में गर्भाशय की दीवारें मोटी हो जाती हैं, जिससे वे अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है और तभी एक सुंदर बच्चे का जन्म होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिनियों का सहित निस्तारित हो जाता है और स्त्रियों में से रक्तस्राव कहा जाता है, जिसे ऋतुस्राव भी कहते हैं, जिसे पीरियड्स भी कहते हैं। ये लगभग 4 से 5 दिन का होता है। रजो दर्शन भी कहते हैं इसे। ठीक है, यह रजोनिवृत्ति भी कहा जाता है। और संतति का लिंग निर्धारण किस तरह से होता है, मतलब लड़का और लड़की होगा तो किस तरह से होगा। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे मतलब नर में और मादा में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 40 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र हम मानव में पाए जाते हैं। तो किसमें क्या होता है ये आप देख लीजिए। देखिए, आपको चित्र 10.4 में दिखाया गया है। एक तरफ नर है हमारा और दूसरी तरफ मादा। देखिए, ये चीज तो है कि जो मादा है, मादा में जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स के होते हैं, लेकिन जो नर होता है उसमें जो 23वां गुणसूत्र होता है लास्ट वाला वो अलग होता है। इसमें एक्स वाई होता है, नर में एक्स वाई गुणसूत्र और मादा में एक्स एक्स। जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से विमोचित होता है, यानी देखो मादा से एक्स एक्स है तो उसकी तरफ से एक्स ही आना है, लेकिन जब नर की तरफ से एक्स आएगा और मादा की तरफ से एक्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जब शुक्राणु और अंडाणु का विमोचन होगा तो जब एक्स एक्स मिलेगा तो एक सुंदर लड़की का जन्म होगा। लेकिन जब एक्स के साथ मादा एक्स के साथ नर वाई का मिलन होगा या निषेचन होगा तो किसका जन्म होगा, एक सुंदर बच्चे का, एक लड़के का जन्म होगा। तो ये चीजें हैं और कुछ नहीं। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन कौन कौन से होते हैं ये भी पढ़ लीजिए। हमने लिंग हार्मोन पढ़ लिए हैं, नर में अलग होता है, मादा में अलग होता है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। कहते हैं ना कि इसके लिए मादा जिम्मेदार होती है कि लड़की का जन्म हो या लड़के का जन्म हो, तो इसके लिए जो एक स्त्री है वो कभी भी जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि इसका जो गुणसूत्र है सारे गुणसूत्र सेम होते हैं मादा में। देखिए, एक्स एक्स गुणसूत्र है, लेकिन क्या है, जिम्मेदार कौन है, नर है, क्योंकि नर में एक्स वाई गुणसूत्र है। तो जब उसका गुणसूत्र स्त्री के गुणसूत्र से मैच होता है तभी उस बच्चे का जन्म हो पाता है। देखिए, कौन कौन सी ग्रंथि हमारी, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा 10.5 वाला, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति। तो एक तो हमारे देखो यहाँ पे माइंड में है पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है इसे। फिर हमारे यहाँ पे गले में, कर्ण में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है हमारी थायराइड ग्रंथि। फिर इसके बाद हमारे यकृत में एडिनियल ग्रंथि है। फिर अग्नाशय में है। फिर स्त्रियों में होती है, अभी आपको बताई है। फिर वृषण, जो नर और मादा में अलग अलग हार्मोन बताए हैं उनकी स्थिति है। देखिए, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से होगा, थायराइड ग्रंथि से, मतलब गले से। ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती। एक मिनट, थायराइड ग्रंथि सबसे पहले हम बताते हैं। प्यूटरी ग्रंथि या जो पीयूष ग्रंथि है वो हमारे माइंड में पाई जाती है, वो सभी जो जितने भी हार्मोन निकलते हैं उन सब पे कंट्रोल करती है। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि जितने भी हार्मोन बॉडी से निकलते हैं या जितनी अंतःस्रावी ग्रंथि उन पे कंट्रोल रखती है पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। फिर हमारी थायराइड ग्रंथि, ठीक है, यहाँ थायराइड ग्रंथि आपको गले दिखा देनी, गले में होती है यहाँ पे, ये थायराइड ग्रंथि है। तो थायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं, थायराइड ग्रंथि यदि किसी का गला ऐसे फूल जाए, ऐसे मोटा हो जाए
ठीक है, ऐसे मोटा सा हो जाए तो क्या है कि उसे गाइटर रोग हुआ है, ठीक है, गले का रोग हुआ हुआ है। तो ये किस किस ग्रंथि से संबंधित रखता है? थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से उत्पादित होता है? अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? यदि इंसुलिन ज्यादा मात्रा में या बहुत कम मात्रा में निकले इंसुलिन, तो उसको क्या हो जाता है? उसकी वजह से हमें हो जाता है मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। एक हार्मोन बता रखा है एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन जब होता है तो क्या आता है? हमें बहुत क्रोध आता है, चिंता होती है, हमें उत्तेजना हो जाती है और हम तनाव के संयोजन का कार्य कर बैठते हैं इस एड्रिनल नामक हार्मोन की वजह से। थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि पुरुष ग्रंथि द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। मैं आपको बताया था वही कंट्रोल करती है सभी ग्रंथियों को। वृद्धि हार्मोन हमारा पुरुष ग्रंथि में, मास्टर ग्रंथि में होता है। मतलब जितनी हमारी लंबाई है, हमारी हाइट है, वो हार्मोन कहते हैं ना, वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? हम पुरुष ग्रंथि को। तो पुरुष ग्रंथि से हमारा वृद्धि हार्मोन निकलता है, सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। कीट और मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने वाले हार्मोन का योगदान इसमें अलग होता है, जीव जंतुओं में अलग होगा, है ना। कीट हार्मोन, उसे कीट हार्मोन कहेंगे, जो कीटों में होगा उसे कीट हार्मोन कहेंगे। ओके। तो जनात्मक स्वास्थ्य, देखो मैंने बता रही हूँ आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में कौन कौन सा काल चल रहा है, किस क्या 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 हार्मोन चेंज होते हैं, हमारे जो शरीर के हार्मोन्स हैं वो भी चेंज होते हैं उस टाइम, और उनके जो शरीर की मतलब ग्रोथ है वो भी होती है। तो उनके सामने मतलब बहुत ही ये अटपटा सा लगता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है किशोरावस्था में। तो उस समय उनको क्या करनी चाहिए? अपने जो जनन अंग है उनकी सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। और जब शरीर में वृद्धि हो रही है तो उन्हें पूरे विटामिन अपने लेते रहना चाहिए, सभी दाल वाल खाते रहना चाहिए, उससे उनकी वृद्धि में फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखिए आगे ना वही सब बता रही हूँ मैं। उनको दूध जरूर पीना चाहिए, किशोर अवस्था में दूध अवश्य लें, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उसको संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार तो मिले कम से कम, सब्जियां लेनी चाहिए, मांस लेनी चाहिए, दूध लेना चाहिए, अंडा, फल, विटामिन, प्रोटीन सभी मात्रा में, दाल हमारी, ठीक है। इस तरह से जंक फूड हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बल्कि किशोरावस्था में सबसे ज्यादा जंक फूड ही बच्चे खाते हैं। उसे खा के फिर वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब बच्चों को ना खाने दें। शारीरिक व्यायाम, वो क्या करें? एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपनी टहलें, सुबह को शाम को, थोड़ा सा क्या दें, शरीर को आराम दें, ठीक है। और बच्चों को बताना चाहिए कि ऋतुस्राव क्या होता है, किस तरह से होता है, कितने दिन का होता है। उससे लड़कियां मतलब जो हमारी बच्चियां हैं वो घबराई नहीं, उन्हें पूरा विस्तार से बताना चाहिए कि ऋतुस्राव क्या होता है, 4 से 5 दिन का होता है। उसमें किस तरह से तुम्हारा ब्लड रक्तस्राव होता है और क्या सफाई रखनी चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए, किस तरह का नहीं करना चाहिए, ये भी बताना चाहिए। इस तरह का नशीली दवाएं, जो किशोरावस्था होती हैं उन्हें लत पड़ जाती है नशीली दवाओं का, सिगरेट पीने का। आपने देखा होगा कि जब किशोरावस्था होती है तो 4-5 लड़के ट्यूशन जाने के बहाने सिगरेट पीने लग जाते हैं या फिर ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो कुछ मतलब चीजें ऐसी हैं जो किशोरावस्था में बहुत जल्दी पनप जाती हैं, तो उससे अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए। आजकल टाइम ऐसा हो गया है कि माँ बाप बच्चों से बात ही नहीं करना चाहते हैं। जब वो कॉलेज से या स्कूल से आए तो उससे पूछे कि आज क्या पढ़ाया गया, आज क्या कैसा गया आपका दिन। बच्चे भी पूछे अपने मम्मा पापा से, आप कैसे हो, आप ठीक हो नहीं हो। खूब सेवा करनी चाहिए माँ बाप की और अपनी बातें भी शेयर करनी चाहिए।
तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि किशोरावस्था की क्या समस्याएं होती हैं, वो क्यों अकेलापन महसूस करते हैं, वो अपनी बातें नहीं बता पाते हैं, तब वो फिर नशीली दवाओं के क्या हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं। तो ऐसे उसमें क्या होना चाहिए, जो माँ बाप हैं वो बच्चों से पूरा पूरी सहयोग करें, एक एज ए फ्रेंड की तरह उनके साथ डील करें। तो किशोरावस्था की ये तो मेन वही है। और फिर उनके शरीर में जो वृद्धि होती है, विकास होता है, उससे भी उनको क्या होता है, बदलाव, चेंजेस महसूस होता है। किशोरावस्था शुरू कब से होती है? ये 11 से या 12 वर्ष से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष तक रहती है किशोरावस्था। क्या क्या चेंज आते हैं? तो लड़कियों में क्या है, स्तन विकसित हो जाते हैं, और लड़कों के चेहरे पे मूछें दाढ़ी आ जाती है, सिंपल सिंपल। और जो बॉयज हैं उनका स्वर यंत्र क्या है, पहले से ज्यादा और बिगड़ जाता है, मतलब उनकी आवाज फटने लगती है, इतनी सुरीली नहीं रह पाती है। और उनके स्त्रियों के जननांग और नर के दोनों परिपक्व होने लग जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से हार्मोन बताया मैंने? वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलेगा? पुरुष ग्रंथि से। वृषण, अंडाशय, थायराइड, एडिनियल हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इस तरह के हार्मोन। एक मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये कौन से हैं? ये जनन जनन हार्मोन है। ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन किसका है? मादा हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। ठीक है। और जन्मी शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि यूनज में XX गुणसूत्र है या XY गुणसूत्र है। मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 23 जोड़ी गुणसूत्र है या 46 गुणसूत्र है। 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र हैं। ये सब हमने पढ़ा। तो आज हम सबने पढ़ा कि किशोरावस्था किस तरह का काल है, या वो किस तरह से उसे डील करनी चाहिए। आप सभी को यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।